हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या अगले ईयर में देने वाले हैं, 2028 में देने वाले हैं, अगर आप कभी भी एग्जाम देंगे और क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 23 एमसीक्यू, पूरे के पूरे 23 एमसीक्यू संसाधन एवं विकास चैप्टर से, जो कि हमारा सोशल साइंस चैप्टर 1 जियोग्राफी का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने पीवाईक्यू भी लिया है, एनसीईआरटी के भी प्रश्न लिए हैं, उसके अलावा जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी संभावना है उसको भी मैंने लिया है, ताकि अगर इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू बनता है तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप 100 में से कम 98 तो जरूर हासिल करें। और 98 आजकल पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि 30 नंबर हमें स्कूल से ही मिल जाते हैं, 70 नंबर की तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम ठीक ठाक पढ़ लें, ठीक से कॉपी भरकर चले आए तो हमें नंबर मिलने पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण भारत के संदर्भ में नहीं, पंजाब के संदर्भ में। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला है गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन, चौथा है अति पशुचारण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। एक इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न आप पीवाईक्यू उठाकर देखना, 2020 में भी आया है, 24 में भी आया है और शायद 22 में भी आया है। आप देखना, कंफर्म हो जाएगा आपका। तो उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाएगी? जहां पर्वतीय क्षेत्र होंगे, ना कि मैदानी क्षेत्र होंगे। तो उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र थोड़ा सा हो जाता है, तो वहां पर हमें सीढ़ीदार खेती करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमारा तीसरा एमसीक्यू है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था जलोढ़ मृदा के बारे में, काली मृदा के बारे में, लाल मृदा के बारे में, पीली मृदा के बारे में, पर्वतीय मृदा के बारे में, मरुस्थली मृदा के बारे में। यहां पूछ रहा है काली मृदा के बारे में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है झारखंड और चौथा है राजस्थान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। उसके बाद हमारा 2026 का यहाँ से पीवाईक्यू स्टार्ट होता है, उसके बाद हम 2025 के पीवाईक्यू लेंगे, 2024 के पीवाईक्यू लेंगे, ऐसे क्रम से हम पूरा एमसीक्यू करेंगे, ताकि इस चैप्टर से आपका कोई भी एमसीक्यू ना छूटे। तो 2026 का पीवाईक्यू है, भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लेटेराइट मृदा और चौथा है लाल मृदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जलोढ़ मृदा। अब आपको हमें कमेंट में बताना है कि जलोढ़ मृदा का कितना क्षेत्रफल या कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? मतलब भूमि अपर्दन, सॉरी यहां पर मैंने निम्नीकरण बोल दिया। भूमि अपर्दन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है भारी वर्षा, उसके बाद है अति पशुचारण, तीसरा है वनोन्मूलन, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। तो भूमि अपर्दन जो होता है वो सिर्फ एक कारण से नहीं होता, वो इन तीनों के कारणों से होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 5 एमसीक्यू समझ आ गया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले स्लाइड पर आते हैं, 2026 के ही कुछ पीवाईक्यू अभी बचे हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2025 पर आते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं 2026 के जो पीवाईक्यू हैं उसके कुछ और प्रश्न जो बचे हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे 4 प्रश्न और बताना है, फिर उसके बाद हम 2025 के पीवाईक्यू पर आएंगे, फिर 24, फिर 23, फिर 20, जो भी है बचेगा उस पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 2026 के तीसरा नंबर का पीवाईक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी नहीं है। याद करो, इसके पहले पूछ रहा था उत्तरदायी है, और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा है निर्माण, तीसरा है क्या है खनन और चौथा है कृषि। तो कौन सा है? बहुत लोगों को लग रहा होगा निर्माण और बहुत लोगों को लग रहा होगा कृषि, और यहीं पर कंफ्यूजिंग है कि कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कृषि दिया है, ना कि गलत तरीके से कृषि दिया है। अगर यहाँ पर लिखा होता गलत तरीके से कृषि तब निर्माण हो जाता, लेकिन अगर यहाँ दिया है कृषि तो भाई सिर्फ इसके कृषि करने से मृदा अपरदन नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तरदायी नहीं है? कृषि। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2026 के पीवाईक्यू में, उत्तर पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र, वहां पर 80% से अधिक क्षेत्रफल पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं, मतलब वहां पर एक साल में एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं, शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं। जबकि हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्रफल पर हमें देखने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है स्थलाकृति, दूसरा है घने जंगल, तीसरा है प्रतिकूल जलवायु, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? और ये प्रश्न 2026 में तो पूछा ही पूछा है, 2025 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा। तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा। तो ओडिशा लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ओडिशा राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है संसाधनों का न्याय संगत वितरण किस प्रकार के विकास से संभव है? संसाधनों का न्याय संगत वितरण किस प्रकार के विकास से संभव है? फर्स्ट ऑप्शन है सतत विकास, मिश्रित विकास, पूंजीवादी विकास, परंपरावादी विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सतत विकास। तो संसाधनों का न्याय संगत वितरण किस प्रकार के विकास से संभव है? सतत विकास से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो 2026 के पीवाईक्यू थे और जो मैंने आपको एनसीईआरटी के 3 पीवाईक्यू बताया वो अभी समझ आ गया है आपको। और इसके आगे हम आते हैं 2025 के पीवाईक्यू को लेकर अगले स्लाइड में, और अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पीछे 2026 के पीवाईक्यू देख लिया है, अब हम बात करते हैं 2025 के पीवाईक्यू जो इस चैप्टर से बने हुए हैं, जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो सबसे पहला है काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त काली मृदा के लिए कौन सी फसल है? सबसे पहला है गेहूं, दूसरा है कपास, तीसरा है चाय और चौथा है जूट। इसके पहले ही स्लाइड में, जस्ट इसके पीछे ही स्लाइड में जो वो प्रश्न आया था वहां पर मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कपास, लेकिन ये 2025 के पीवाईक्यू में आया है। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? मतलब अनवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है कोयला और चौथा है जल ऊर्जा। तो सीधा ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कोयला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फल स्वरूप होता है? किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फल स्वरूप होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाल व पीली, सेकेंड है काली, तीसरा है लेटेराइट, चौथा है मरुस्थली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लाल व पीली मृदा। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? मतलब भारत का कितना हिस्सा पर्वतीय है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? ये तो बच्चों से भी पूछ लोगे वो भी बता देगा। फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकेंड है 30% और थर्ड है 27% और फोर्थ है 16%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30%। अगर किसी को ये गोला याद होगा तो वो बता लेगा। ये हो गया 43%, क्या हो गया? मैदानी वाला हो गया। उसके बाद हमारा यहां हो जाता है 30% हो जाता है पर्वतीय, 30% पर्वतीय हो गया, और जो बचा 27% वो हो जाता है हमारा पठारी। तो ये हो गया
क्षेत्रफल मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है, कितना पठारी है, कितना मैदानी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों 2025 के पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं अभी तक वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 2024, 2023, 2022 के पीवाईक्यू की। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते। तो दोस्तों हमने 2025 के जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 2024 के पीवाईक्यू। 2024 में कौन कौन से इस चैप्टर के प्रश्न बने हैं और कौन कौन से चैप्टर के प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों हमने 2025 के पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 2024 के पीवाईक्यू के संसाधन एवं विकास के चैप्टर से 2024 में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहला है संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद कीजिए आपने संसाधन नियोजन में क्या पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है संसाधनों का अपव्यय, दूसरा है संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग, और तीसरा है केवल खनन बढ़ाना, और चौथा है केवल उद्योग स्थापित करना। तो चारों ऑप्शन में से सबसे सही आंसर क्या है आपको। तो इसमें से सबसे सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद कीजिए जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है गंगा का मैदान, और तीसरा है अरावली का क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी घाट। तो आप बताइए दक्कन का पठार में कौन सा मृदा था। तो थोड़ा सा आप सोचिए ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा का मैदान। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा का मैदान। उसके बाद हमारा 2024 के पीवाईक्यू में 13वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो जब आपने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें आप क्या क्या पढ़े थे। केवल जैव, केवल अजैव, फिर जैव और अजैव, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जैव और अजैव। आप थोड़ा सोचिए ना, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, आप कितने पानी में है ये पता चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू हल करना। तो मुझे उम्मीद है आपको 2024 के भी पीवाईक्यू समझ आ गए। अब हम 2023 के आते हैं, 22 पर आते हैं और 20 पर आते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके आगे के एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला हमारा है 2023 का पीवाईक्यू, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अजैवी संसाधन है। याद कीजिए अजैवी संसाधन। तो पहला ऑप्शन है चट्टाने, दूसरा है पशु, तीसरा है पौधे, और चौथा है मछलियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को गैस कर लेना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा चट्टाने। उसके बाद हमारा 2022 का पीवाईक्यू है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, नहीं है। सबसे पहला है बागान, दूसरा है चारागाह, तीसरा है भूमि, और चौथा है खनिज संसाधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चारागाह। क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे खनिज संसाधन भी है तो भूमि भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा चारागाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है 2022 का पीवाईक्यू, निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। उसके बाद पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉक्साइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉक्साइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पोटास, दूसरा ऑप्शन है चूना, तीसरा है फास्फोरस, और चौथा है सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। ह्यूमस और नाइट्रोजन अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखना एक की पॉइंट के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको 2023 के पीवाईक्यू, 2022 के भी पीवाईक्यू समझ आ गए। अभी इसमें 4-5 प्रश्न और बचा है, 4-5 एमसीक्यू और कंप्लीट करेंगे तो हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
दोस्तों 2020 के अगर हम ये 3 PYQ कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारा जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास का, इससे जो भी MCQ बनेंगे आपके लगभग फंस जाएंगे। अगर आपका किस्मत खराब है तो बात ही अलग है, लेकिन लगभग प्रश्न फंस जाएंगे। एग्जामिनर इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बना सकता, कोई भी MCQ इसके अलावा नहीं बना सकता। तो सबसे पहला है 2020 के PYQ का और क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। इसमें पूछ रहा है पर्वतों पर, पर्वतों के संदर्भ में पूछ रहा है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा है हिमनद, तीसरा है जल, चौथा है पशुचारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जल। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ क्या भरा जाएगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर प्राकृतिक भरा जाएगा। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल व पीली मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से होता है। लाल व पीली मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से होता है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टानों से, दूसरा है अवसादी चट्टानों से, तीसरा है कायांतरित चट्टानों से, चौथा है चूना पत्थर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आग्नेय चट्टानों से, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है मुख्यतः, तो मुख्यतः हो जाएगा आग्नेय चट्टानों से। तो दोस्तों यहीं पर हमारा लेक्चर होता है एंड। हमने आपको टोटल 23 MCQ कराया, 20 MCQ PYQ के कराए और 3 MCQ NCERT के कराए। तो कुल मिलाकर आपको मैंने 23 MCQ बनाया। इसके बाहर एग्जामिनर MCQ नहीं बना सकता इस चैप्टर से, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसी को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका MCQ इस चैप्टर से छूटना मुश्किल है, असंभव है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, MCQ सीरीज कैसा लगा ये। और अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि इसमें कोई पूछने वाली बात है नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।